अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज बड़े अरसे बाद एक तो खामोशी तोड़ी और उसके बाद कहा यह गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, जिसमें सवालात नहीं थे, सहाफ़ी नज़र नहीं आए, लेकिन कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऐलान किया, लेकिन किया अभी फिलहाल सिर्फ पंजाब की हद तक है और अपने भाई को कहा है कि वो भी कुछ रिलीफ दें। रिलीफ क्या है? रिलीफ यह है कि जो 500 यूनिट तक का भी जो बिजली का कंज्यूमर है उसको फी यूनिट 14 रुपए का कंसेशन दिया गया है, रिलीफ दिया गया है, उसमें कमी लाई गई है, जिसका तकरीबन 45 अरब रुपए जो है वो बनेगा सब्सिडी, जो कि पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गैर तरक्याती कामों से पैसा निकाल कर जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए ये किया गया है। क्या अच्छा होता कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान पहले ये अनाउंस कर देते, क्योंकि अब शायद बाकी सूबाई हुकूमतों को भी पंजाब को फॉलो करना पड़ेगा और फिर वफाक को तो फिर लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाई जो कि कायद हैं पार्टी के, प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया। लेकिन एक जो क्रिटिकल जो व्यूज़ इस पे आ रहे हैं क्रिटिक्स के, वो इनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद अपनी साहबजादी पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और पंजाब में बैठकर ये ऐलान कर रहे हैं ताकि मरियम नवाज साहिबा को ज़रा पजीराई उनकी बेहतर हो जाए और उनको ज़्यादा लोग चाहने लगें, पसंद करने लगे। इलेक्शन से पहले आपको मालूम है वादे किए गए थे और 200 यूनिट 300 यूनिट मुफ्त, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, अल्लाह करे, क्योंकि बिजली के बिल जो हैं इस वक्त वो इंतहाई तकलीफ दें। और ब्लूमबर्ग की नाज़रीन एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल जो हैं वो घरों के किराए से ज़्यादा आ रहे हैं और ये इंतहाई एक तशवीशनाक बात है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहा यह जा रहा है कि जो अभी कुछ अर्सा पहले जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई गई है बिजली के नर्ख की, उसका जो इम्पैक्ट अब अगस्त के बिल में आएगा तो आवाम शायद ज़्यादा बिल बिला उठे। यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ जहां पर इतना कुछ किया, इतना बड़ा फैसला आया, आज ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, इन दोनों जो मेन एसोसिएशंस हैं ताजरों की, उन्होंने 28 अगस्त बरोज़ बुध को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तो उनकी तकरीबन 13 डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड, लेकिन एक जो सबसे मज़ेदार है वो मैं आपको बताता चलूं। उन्होंने कहा है कि सदर, वज़ीर आज़म समेत तमाम वुज़रा और सरकारी अफसरान कल्टस गाड़ियां इस्तेमाल करें, यानी कि 1000 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करें और इनकी मुफ्त बिजली, गैस, पेट्रोल और तमाम किस्म की इमरात को ख़त्म किया जाए। बाकी दीगर भी मामलात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इंतहाई अहम कोई कानून साजी भी होने जा रही है, आइनी तरामीम के हवाले से भी बात आ रही है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर GDA सायरा बानो साहिबा। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। आप लोगों की इजाज़त से मैं मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज बात की, जो रिलीफ दिया और साथ साथ जो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, आज फिर उन्होंने सवाल उठाया, क्या कहा ये ज़रा सुन लीजिए। का कर्ब महसूस करता हूँ और कर रहा हूँ और मेरा ज़हन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। कोई महंगाई का नामो निशान नहीं। बिजली के बिल बहुत कम आते थे, 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला, ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला। गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। और अभी जो फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। जी सायरा बानो साहिबा, अच्छा इकदाम। आप नहीं समझती कि
तमाम सूबाई हुकूमतों को और फिर वफाकी हुकूमत को भी कुछ ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए? जी 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 जी, वो भी अभी आपको भी पता है कि अदालत थी और जो दूसरा नाम आ रहा है उनके साथ, जी कदम ऐसे उठाने चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बस ठीक है, देखें आवाम को रिलीफ मिल जाए, लेकिन इस बिजली को लेकर जो बाकी महंगाई को तूफान आया है, बाकी चीज़ें जो हमारे मुल्क में एक दफ़ा जो रेट किसी चीज़ का तयन हो जाए या बढ़ जाए वो तो कम होता नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी चीज़ों पर भी असरअंदाज होगी ये जो इन्होंने बिजली के यूनिट्स वो कम किए? वैसे भी अब मौसम अच्छा हो गया है, अगस्त सितंबर तक तो यहाँ पर कराची में एसी सिर्फ रात को चलते हैं, दिन को नहीं चलते। मौसम अच्छा हो गया है गाँव गोटों की तरफ भी, तो करना चाहिए ये कदम। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, लोगों की जो आमदन है वो कम है कि देखें ये खैरात, ये इतनी सब्सिडी दे देना, ये कर देना, वो कर देना, ये हल नहीं है। खुदा के वास्ते कोई रोड मैप दे दें कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो, और कोई ऐसी माशी पॉलिसी। देखिए हम लोग माशी पॉलिसी के तो जिक्र करते हैं ज़मीर हैदर साहब, लेकिन आप मुझे बता दें 77 साल में हमारे मुल्क की कोई माशी पॉलिसी बता दें। हम तो हमेशा दूसरों के कंधों पे, दूसरों की जंगों में टांग अड़ा के, उनको सहूलत दे के हम लोग उसका रिटर्न लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हमारे पास कोई माशी पॉलिसी है। तो जो हुक्मरान हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसी इस्तिलाहात कर दें जिससे आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो। अब जाहिर है सिर्फ बिजली तो नहीं है, बाकी खाना पीना, पेट्रोल, हर चीज़ है, बच्चों की तालीम है, दवा। आज बड़ी एक दिलचस्प बात मुझे पता चली, सायरा बानो साहिबा, एक बड़ी दिलचस्प हुई जो ताजिर बरादरान की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें नंबर 2 पर है कि दालों, आटे समेत तमाम अशिया खोरोनोश पर लगाया गया विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए। अच्छा, इन पर भी विद होल्डिंग टैक्स था, यानी कि ये बड़ी एक हाँ जी तकलीफ दे बात है। तो इसका मतलब है कि दाल चावल भी और मेरी तो ताजिर बरादरान से होता जा रहा है। आज मैं देख रहा था 4 जी वो दूर होता जा रहा है। और मेरी अपनी इस वो कहते हैं ना कि इन शिकों में एक चीज़ और भी शामिल कर ले मेरे ताजिर भाई, कि लोगों को खालिश चीज़ें देना शुरू कर दें। कंकर और रेत का बूरा और ईंटों का बूरा और फलाने का चूरा वो ना मिलाएं, तो मे भी लोगों की सेहत के मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो बाकी ये कि मैं नहीं समझती कि यहाँ पर कोई टैक्स देता है। देखिए शब्बर जैदी साहब ने जब 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की बात की थी, तो आपने देखा होगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब बिलबिला उठे थे कि नहीं ये कैसे हो सकता है। भाई ये क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर तो जखीरा अंदोज हमारे मुल्क में भरे हुए। तो बस अल्लाह करे सब बेहतर हो जाए। हम दुआ पर हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो तो अगर 50 अगर वो लागू हो जाती शर्त, तो फिर तो आप भी फिर ना पीसेस करके खरीदारी करती हैं कि 10,000 की एक दफ़ा, 20,000 की एक दफ़ा, क्योंकि आप 50,000 की फिर इकट्ठी तो ना लेती ना, क्योंकि शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता। बिल्कुल। अली गौर बलोच साहब, 50,000 रुपए की खरीदारी होती भी नहीं है। ने एक और मैं बात, 50,000 रुपए की 50,000 रुपए की चीनी तो नहीं खरीदती ना, जो यहाँ पर लोग लाखों रुपए की चीनी खरीद के रख लेते हैं। जी जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1000 सीसी की गाड़ियां, भाई 1000 सीसी की गाड़ियां, इन ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को गाड़ियां देनी ही क्यों है? जी अपने घर से लेके आए, जिस तरह आप भी अपने घर से इस्तेमाल करती नहीं जब MNA थी। जी अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल। अली गौर बलोच साहब, मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगा। ये फैसला अब पहले अनाउंस करने से, पंजाब से पहले वजीर आजम से क्यों नहीं करवाया गया? वो भी जरा पैसे थोड़े से निकाल लेते कहीं से और रिलीफ अनाउंस कर देते। 500 यूनिट तक, 0 से 500 यूनिट तक, चाहे 2 महीने के लिए, लेकिन बड़ा रिलीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आज के आपके प्रोग्राम की जो डिस्कशन है और जो टॉपिक है वो बहुत रेलिवेंट है, और बिल्कुल इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए थी। मैं आपका दोबारा फिर से मशकूर हूँ कि आपने आज ये मौजू चुना है। देखिए, बुनियादी तौर पर कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, PMLN एक वो जमात है कि जिसने हमेशा
जो उसका वोट बैंक है वो उसको उसकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही मिलता है। और मुझे बिलखसूस जो हमारे पंजाब, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, और जो हमारे पंजाब का वोटर है वो PMLN की जो हुकूमत में रहते हुए खिदमात हैं वो हमेशा उनको याद भी करता है और उनको सराहता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने वो तारीखियाँ दूर की, लोड शेडिंग का खात्मा किया, बल्कि जब तक उनकी हुकूमत रही मुझे याद है वो जो बिजली का यूनिट था 5.5 और 6 रुपए तक आता रहा, 6.5 रुपए तक गया होगा। आज जो लोग तस्करा करते हैं कि आज बिल ज़्यादा है, उसकी असल वजह ये है कि जब ये 2018 वाला तजर्बा हमने किया और पाकिस्तान उस वक्त तक जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हुई तो खुशहाली की राह के ऊपर चल पड़ा था। डॉलर की कीमत बड़ी मुनासिब सी, 40 रुपए किलो तक चीनी का रेट था, आटा सस्ता था, अद्वियात सस्ती थी, बहुत कुछ सस्ता था। लेकिन उसके बाद जब ये 2018 वाला तजर्बा हुआ तो इन्होंने आते 7 रुपए की कदर कम की, वैल्यूएशन की पाकिस्तान की करेंसी में। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वालों ने करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए, बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए। और मैं समझता हूँ कि अपने मुखालफिन को सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, चाहे जाए कि अपनी कारकर्दगी पर ध्यान देते। जिस तरह से 13 में हमें चैलेंज मिला था, दहशतगर्दी का चैलेंज मिला था, लोड शेडिंग का चैलेंज मिला था, खाद और ये चीज़ें सस्ती करने का चैलेंज मिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल में पूरा किया। आज फिर एक दफ़ा फिर हमें एक टूटा फूटा, एक गमज़दा, एक मुसीबत ज़दा पाकिस्तान मिला है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजली के बिलों को कम करना। आपने बार बार बात दोहराई है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं अनाउंस किया। भाई शहबाज शरीफ साहब ने तो 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया है कि हम बिजली की कीमतें कम करने जा रहे हैं और लोगों को खुशखबरी देंगे। आप देख लेंगे कि वो आपको बहुत जल्द मरकज की तरफ से भी वो जो रिलीफ है बिजली के बिलों का वो भी आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। जहां तक आपने ताजरों की बात की, देखिए आप मैं एक बात जरूर करूंगा कि अगर कोई अच्छी बात करे तो वो उसको बिल्कुल सराहना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि उसको सराहना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। देखें तो मुझे वही सियासतदान, सियासी कारकुन के मैं कहता हूँ कि उस पर करना चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम की वसात से जरूर ये बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब इस पर जरूर वो मतलब है कि इस पर हिकमत अमली बना रहे हैं और इस पर आपको अमल होता हुआ नजर आएगा, इसी हुकूमत में होता हुआ नजर आएगा। अगर ना हो तो फिर आप मुझे जरूर बताइएगा। इस नहीं क्या मतलब वज़ीर आज़म और सदर हजार सीसी गाड़ी पे बात कर रही थी, मैं उनको भी आपके प्रोग्राम की वसात से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए अपना टैक्स देना शुरू करें। इस पाकिस्तान को अगर हमने बनाना है तो सिर्फ टैक्स चोरी करके नहीं बनाना, अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आमिर यासर राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अली गौर बलोच साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे आमिर यासर राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर यासर राना साहब। आमिर यासर राना साहब आपने सुन लिया रिलीफ जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, वो हमने सुन लिया और अपने भाई को भी कहा शहबाज शरीफ साहब को कि वो भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। लेकिन एक फिर आज उन्होंने कहा मैं आज भी यही पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। और फिर उन्होंने एक बात और की, एक गिला भी किया कि कुछ जिम्मेदारियां कौम की भी हैं, इन्हें पूरी करनी चाहिए थी। मतलब ये क्या जिम्मेदारी किस तरफ से, कि क्या टैक्स की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, या फिर जब यहाँ जो 2018 के इंतखाबात में जो नतायज आए उसके लिए हवाले से कह रहे हैं, या फिर जो बाद में हुआ उसके हवाले से कह रहे हैं, ये बता दें। और फिर ये माजी से क्यों अब तक हमें मतलब कह रहे हैं कि ये 10 रुपये मतलब सब्ज़ी थी किलो उनके ज़माने में, ये तो अब मुझे याद नहीं, 10 रुपये तो शायद हमारे बचपन में शायद होती, वो बहुत छोटे होते। जी आमिर यासर राना साहब। लेकिन बलोच साहब जो बात कह रहे थे ना कि PMLN को कारकर्दगी के ऊपर वोट मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आता हूँ नवाज शरीफ साहब पे, लेकिन इशू ये है कि इस इलेक्शन में वोट तो उस चमत्कार को मिला है जो
अमरीकी चूरन बेचा गया, जो मजहबी टच दिया गया, कारकर्दगी इस कौम की ज़रूरत नहीं रही। आप जहन में रख लें, यहाँ पे बस ये मसाला ज़रूरत है कि आप क्या अच्छा डालते हैं। किसी ने कारकर्दगी पूछी तो फिर जरदारी साहब जीतते वहाँ से। आप मीडिया पे कारकर्दगी देख लें उनकी, क्या 11वां साल अब है, लेकिन 10वें साल में पीटीआई ने केपी में क्या किया जो ओवरवेलमिंग जीत के। कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं है। हाँ, इनको जो पीएमएल को नुकसान हुआ वो 16 महीने की हुकूमत का हुआ। उसका अगर कहीं मवाजना होता तो शायद ये फिर आगे खड़े होते, लेकिन महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी। उसका इनके पास किसी के पास जवाब नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे थे सारी उनके दुखी दिल की आवाज़ थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट तो बहरहाल उनकी जिम्मेदारी थी। आज अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और मरीम नवाज़ वज़ीर आला हैं तो ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, नवाज शरीफ के ही खाते में आएगी। उन्होंने ये आके कहा था ना कि मैंने कह दिया शहबाज शरीफ को कि हुकूमत बनाएं, तो फिर जिम्मेदारी भी संभालें। लेकिन ना आप हुकूमत संभालें और बनाएं, आपकी मजबूरी है नहीं है। आपने बेटी को लॉन्च किया, बिल्कुल उसने पॉलिटिकल स्ट्रगल की और उसी बुनियाद पे वो अपनी पार्टी में भी आगे आई और लोगों में भी उसने जगह बनाई नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर। शहबाज शरीफ छोटे भाई हैं, बड़े बादब भाई हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल करिश्मा नहीं है। वो रास्ता सिर्फ मरीम नवाज को मिला। लिहाजा अब आप जिम्मेदारियों पे जाएंगे तो मियाँ साहब आपके अपने कंधों पे, मियाँ नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अगर ये 14 रुपए का जो रिलीफ दिया है आम आदमी के लिए, और ये बहुत यानी 500 यूनिट में मेरा ख्याल है कि एसी वाला बंदा आराम से आ जाता है, बिल्कुल सही, जो 500 यूनिट तक यूज करता है। तो इससे ज्यादा वाले को तो वैसे यहाँ तो जरूरत तो खैर हर एक को रिलीफ की है, लेकिन जितना आप रिलीफ अनाउंस कर गए चाहे वो 2 महीने के लिए, और उससे साथ मुझे लग रहा है कि वो जल्द ही वो जो सोलर का मंसूबा है जो 14 को आना था, जो मंजूर तो हो चुका है लेकिन अभी उसकी फाइनल प्रिंट सामने नहीं आए हैं कि वो किस तरीके से लोगों को दिया जाना है। तो शायद पंजाब में इस हद तक लोगों के अंदर जो गुस्सा आया है वो वोटर भी पीएमएलएन के और जज्बात भी उनके उसी के ऊपर है। इमरान खान साहब का अपना वोटर है जिसको किसी ना बात की ज़रूरत है कि वो क्यों है, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, बस वो आज़ादी ले रहे हैं और लोगों की आज़ादी सलब कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें बर्दाश्त वाली कहानी कोई नहीं है। अब हमारे मुल्क में असल में ना कोई अदम बर्दाश्त की वजह से ना आप 14 अगस्त पे देख लें, 14 अगस्त पे हमेशा से हुल्लड़बाजी होती है। ये नहीं है कि कोई पहली दफ़ा हो रही है, सही है, सही। लेकिन जब आप पार्टी के झंडे लेके आए और गालियां दे दूसरे को, जो रोकने लगे, तो ये वो रवैया है जो नहीं होना चाहिए। इस पे सबको सोचना चाहिए कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को दिया क्या है, समझाया क्या है। बाकी पॉलिटिकल जो है देखें ना, वो सोलर दें सिंध के अंदर, जरदारी साहब कुछ भी दें, वो उनकी पार्टी है। ये अगर बिजली चोरी के बिल केपी में पीटीआई के वज़ीर आला कहते हैं कि हम पे करेंगे, तो वो उनका एक पॉलिटिकल स्टांस है। तो एक इनका है, ये अगर दें तो हो सकता है फिर कल को कोई मोहतरम अदलिया के जज में से कह दे कि भाई आप कैसे दे सकते हैं। मैं तो नहीं ना रोक सकता उन जज साहब को जो कह सकते हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि अगर रिलीफ मिल रहा है उसको सराहना जाना चाहिए और मुस्तकिल इकदाम होने चाहिए कि लोगों का रोजगार बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर हसन साहब, सवाल मेरा जो था वो आपने कहा था बाद में जवाब देंगे। फिर एक और चीज़ आपसे, आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि ये जो खामोशी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो खुद बताएंगे कि वो खामोश क्यों थे। एक तो वो उन्होंने खैर बताया नहीं है, लेकिन ये जो है कि मैं आज भी पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, एक चीज़। दूसरा, अवाम को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थीं, ये क्या है? देखिए, अवाम ने तो 2018 में वोट नवाज शरीफ को खुल के दिया था। अवाम ने जिम्मेदारियां पूरी की थी तो लोगों ने अपना काम कर दिया था। मियाँ साहब आप जेल में थे, आगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने संभालना था काम को। 2018 के इलेक्शन के बाद वो आप दोनों भाई आपस में बैठ के पूछ लें कि क्यों पंजाब में गवर्नमेंट आप लोगों ने नहीं बनाई। आप लोगों को मुकाबला करना चाहिए था, आपके पास अक्सरियत थी, आज़ाद एमपीएस आपकी पहली आपकी पार्टी के पास आना चाहते थे, प्रेशर वगैरह सब कुछ था। ये मेरा सवाल है कि वो इसका जवाब दें कि वो उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप अक्टूबर में आए, लोगों ने बिल्कुल जलसा बेहतरीन कराया लाहौर में, उसके बाद आपने लंबी मीटिंगें क्यों की? आपको टिकट देने चाहिए थे, साथ साथ जलसे करने चाहिए थे। यहाँ पे डिस्कनेक्ट एक आया। आप बेशक कहें कि आप रंजीदा हैं, आप रंजीदा थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप लोगों के पास बहुत कम पहुंचे। सही, इसका जवाब भी आपको ही देना है। वो मैं तो नहीं दे सकता। बिल्कुल जी आपने टिकट आखिर में अनाउंस किए। वो हमारे दोस्त हैं बहुत सारे जिनसे हम पूछते हैं कि जी पहले भी यही होता था भाई, पहले जलसे जुलूस होते थे, आप मैदान में मौजूद होते थे, आप चले गए ड्राइंग रूमों में, तो उसका आपको नुकसान हुआ। सही। आमिर हसन साहब, मुझे एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद गुफ्तगू को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे
कि क्या वाकई अब प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सीधी होने जा रही हैं हुकूमत की, और दूसरा ये कि अगर इतनी बड़ी लेवल पर पकड़ धकड़ शुरू होने जा रही है तो इसका मतलब है तो हुकूमत को मज़ीद कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सायरा बानो साहिबा, आपको क्या लगता है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की तवज्जो अपनी साहबजादी और उनकी जो गवर्नेंस है उसके ऊपर ज़्यादा है, चे जाए कि भाई की को भी सलाह मशवरे दिए? आज उन्होंने कहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को भी इक़दाम करने चाहिए, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि ये थोड़ा सा इस पर सवाल इसलिए आ रहे हैं, है बहुत अच्छा इक़दाम, हम सराहते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम सूबे इसको फॉलो करें, वफाक भी फॉलो करें, लेकिन ये मैसेजिंग क्या है? एक तो बड़े अरसे वो खामोश भी रहे और उसके बाद आए तो एक बहुत अच्छी खबर के साथ सामने आए। वो ज़मीर हैदर साहब, क्या कह सकती हूँ, मुल्क में बाकी इतने मसाइल हैं कि इस तरफ कोई सोचने का मौका ही नहीं मिला। और बाकी आपने कहा कि ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम है। जाहिर है बिजली की कीमतें कारखाने लगाने में भी इन्हीं का हाथ है, ये जो IPPs और उसकी कैपेसिटी पेमेंट और ये सारा कुछ, और साहिवाल जो प्लांट है और उसके बाद कोयला यहाँ थर ये निकल रहा है, फिर हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाया, फिर हमने अफगानिस्तान से मंगवाया, फिर हमारी फिर उसके बाद वो जो वहाँ पर जो प्लांट लगे हुए उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पर ये वाला कोयला इस्तेमाल हो सके, क्योंकि वो वहाँ पर अगर वो इस्तेमाल होता है हाफ, तो ये थर वाला जो कोयला है उसको फुल यूज़ करके फिर वो इतने यूनिट्स बनते हैं। तो जाहिर है फिर जो रायता फैलाया है तो साफ भी तो इन्हीं को करना चाहिए। और बाकी ये कि मैं तो आपकी वसातत से मैं तो कहती हूँ हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी ये इकदाम उठाना चाहिए, क्योंकि तकारीर में बिलावल भुट्टो साहब ने लोगों को 300 यूनिट तक देने का वादा किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने अगले दिन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा था कि ख्वाब देखने में कौन सी पाबंदी है। हालांकि यहाँ से थर कोल का जो उसकी जो बिजली है, अभी मुराद अली शाह साहब ने बताया था कि वो 35% मेरे ख्याल में टोटल उसका वो वहाँ से वो होता है, और वो मेरे ख्याल में उसका यूनिट का बताया था। तो पहले भैया अपने घर तो पहले इस अपने सूबे को तो दे दें। मेरा ताल्लुक ज़िले सांगड़ से है, वहाँ पर आप 6 माह बाद खबर सुन रहे थे होंगे कि वहाँ से गैस निकलती है, लेकिन वहाँ के गांव गोठों में गैस नहीं है और कराची में गैस की किल्लत है, और जो हमारे सूबे की गैस है वो भी बड़े भाई के पास चली जाती है, भले वो हमारे बिजली हो कोयले से बनी हुई या गैस हो। तो बाकी ये उठाना चाहिए कदम, और जैसे अभी इसार राना साहब ने कहा था कि जब वो आए थे तो वो उनको उसी वक्त ही मुतहरक होना चाहिए, मतलब उसके बाद वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खामोशी रही, कोई ऐसी मौसर अंदाज में तकारीर भी उनको असेंबली फ्लोर पे करनी चाहिए। ज़ाहिर है अब इतनी तगोदो से जीते हैं और इस ऐवान का हिस्सा बने। बाकी ये आपका सवाल है, इसके ऊपर सवालिया निशान है कि ये सारे मशवरे भाई को भी देने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं, पेट से घुटने आगे नहीं होते, कुछ इस तरह की मिसाल है। तो वो ज़ाहिर औलाद तो औलाद होती है ना। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। सही, चलें मेरे सिंध का सवाल कर लें, अब मैं वफाक की तरफ क्या करूं, हमारे तो खुद चिराग तले अंधेरा है, यहाँ पर तो हमें खुद नहीं पता चल रहा। जी चलें, बिल्कुल सही। आमिर इलियास राना साहब, मुझे एक बात बताएं कि एक इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते या आने वाले दिनों में कोई इंतहाई अहम आईनी तरामीम आ रही हैं, जिसमें शायद अदालती मामलात के हवाले से भी कुछ तरामीम हैं और कोई सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी। तो ये जो भी फैसला आया था 12 जुलाई का, उस हवाले से कुछ रिलेटेड होगा? क्योंकि पहले जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम आई हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना है, और उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस जो नई अमेंडमेंट्स हैं उसके तहत फौरी तौर पर अनाउंसमेंट्स करे। 2-3 चीजें हैं ज़मीर साहब, मुझे नहीं समझ आती आईनी तरामीम कैसे आएंगी। आईनी तरामीम के लिए कौमी असम्बली में 224 अरकान चाहिए, सही, और सेनेट में भी शायद 64 चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए जी। मैं बहुत सारे तज्जिया निगारों को देख रहा हूँ जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आईनी तरमीम पास करा रहे हैं। मेरे लिए तो ये हैरत की बात है।
क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती। सही। उसको कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से पास होना है, उसे सेनेट से भी सही 2/3 अक्सरियत से पास होना है। अच्छा, अगर हम बिल्कुल फेयर गेम पे हैं कि हमें आईनी तरमीम करनी है, तो कम से कम 4 सेनेटर केपी से नून और पीपल्स पार्टी को लाने हैं। आपको असम्बली की बहुत बड़ी तादाद लोटा बनानी पड़ेगी केपी असम्बली की। सही। या आपको, चूंकि आईनी तौर पे कोई पाबंदी नहीं आईनी तरमीम में, अगर सेनेटर वोट या एमएनए जो जिस पार्टी के हो, तो आपको उनको लोटा बनाना पड़ेगा अगली दफा। यानी अगर आपके पास मखसूस नशिस्तें नहीं है तो कौमी असम्बली में लोग लोटे बनेंगे, क्योंकि वो अदम एतमाद पे और बजट पे तो पाबंदी मौजूद है, शायद आईनी तरमीम पे नहीं है। सही। तो मुझे नहीं लगता कि इन हालात में अभी कोई टूट रहे हैं। जो पैकेज की बात मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, जजों की उम्र आइन की तरमीम के बगैर नहीं बढ़ाई जा सकती। बाकी सरकारी मुलाजमीन की आप फाइनेंस बिल में भी तरमीम करके बढ़ा सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं। आप 62 कर दे, 63 कर दे। हाँ, जजों की तादाद आप कानून में तरमीम करके बढ़ा सकते हैं। इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ की ही जो असम्बली थी उस वक्त ये 17 की तादाद एक कानून के तहत बनाई गई थी। वो आप कर दें, भले 20 कर दें, 21 कर दें, 22 कर दें, क्योंकि शुरू दिन से ही ऑड में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जो ताकि जब भी कोई फैसला ऐसा आए तो फिर वो उस फिगर में जाके फैसला हो। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, कहने वाले कहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अब ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है? मेरे बराह रास्त इल्म में हो तो मैं यकीन माने, अगर मैं शो में नहीं बैठा, टीवी पे नहीं हूं, अपने टीवी पे भी खबर दूंगा, एक्सप्रेस पे, और फौरन ट्वीट भी करूंगा कि मेरे इल्म में ये बात आई है। देखिए ना, सोचने पे तो किसी के भी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल सही। दाव लगाने पे तो किसी के भी पाबंदी नहीं है। अल्टीमेटली इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना है। हाँ, वहां बैठे हुए हैं मंसूर अली शाह साहब, बाकी जज साहिबान, जिन्होंने, आपको याद होगा, आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन का मामला खोसा साहब ने अपनी नौकरी की बुनियाद पर बढ़ाया था, और जो नवाज शरीफ ने जेल से इनकार किया था आईनी तरमीम के वोट देने से, फखर इमाम साहब ने बिल भी पेश किया था। तो उनका गुस्सा था और उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को छेड़ा था और एक भौचाल पैदा किया। फिर मंसूर अली शाह साहब ने ही वो रास्ता तजवीज किया था कि इसे पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए, और तो फिर पीएमएलएन ने भरपूर तरीके से पार्लियामेंट में मंजूर करवाया। एक मिनट, वो वोट जब मंजूर कराया वो जनवरी में कराया, लेकिन हमारी यादाश्तें इतनी तेज हैं कि लोग कहते हैं नवाज शरीफ को तो लंदन इसी शर्त पे भेजा गया था। ओ भाई, वो अगस्त में इमरान खान ने कर दी थी एक्सटेंशन बाजवा साहब की। नवाज शरीफ गए थे 19-20 नवंबर को लंदन। उस वक्त तक तो ये थी नहीं। नवाज शरीफ पे जाने के बाद खोसा साहब को ख्याल आया कि तो मेरे साथ हाथ हो गया। पहले मुझे ये बना रहे थे कि जी चीफ जस्टिस का हाथ बढ़ाऊंगा, फिर उन्होंने इसका गिला भी किया। जब ये फैसला हो गया ना, तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में ऐवान सदर की तरफ इशारा किया कि मुझे तो ये भी दिखाया गया था। अब वो काला बाग से सबज बाग देख देख के घर चले गए, बाकी सारी अपनी अपनी नौकरियां करते फिर रहे हैं, काम करते फिर रहे हैं, घरों में कोई जेल में चला गया है। बस इस मुल्क की सियासत और रियासत इसी आमिर यासिर राना साहब, इन नटशेल कोई बड़ी चीज होने नहीं जा रही, कोई बड़ा खतरा नहीं है हुकूमत को, सब इसी तरह जो चल रहा है चलता रहेगा, यस और नो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। देखें, हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं है। सही। हुकूमत को गुस्सा हो सकता है मखसूस नशिस्तों पे जो उन्होंने कानून में तब्दीली करके लागू भी कर दिया है, और वो भी अब जब सितंबर के तीसरे हफ्ते में तफसीली फैसला आएगा, रिव्यू आएगा, तो उसके अंदर हो सकता है जज वहीं पे वो केस अपने पास मांग लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठी हुई है, वहां पे भी मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने फैसले करने हैं। काजी फायद ईसा साहब ने तो नहीं फैसला करना, क्योंकि वो एक वोट रह गए हैं, 2 वोट दूसरी तरफ रखे हैं। तो देखें, अभी ये तो कानूनी जंग है, चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट का ये राइट बिल्कुल मौजूद है कि वो आइन हो या कानून हो उसकी तशरीह करे, लेकिन वो भी नहीं जो 187 का करके इस वक्त वन वे इंसाफ फराम किया गया कि जो पार्टी मांगने भी नहीं आई, उनका वकील भी कह रहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दो। हालांकि मैं ये समझ रहा था मंसूर अली शाह साहब के सवालात से कि ये वही रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे था, कि भाई इसमें रास्ता कुछ नहीं लिखा हुआ, इसे पार्लियामेंट फैसला करे, लेकिन उन्होंने खुद ही सारे फैसले कर दिए। चलें अब देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या करने जाती है। अली गौर बलोच साहब के फिर सायरा बानो, मुझे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बता दें कि आपको क्या लगता है कि आईनी तरामीम के हवाले से तो बता दिया, ये हुकूमत जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला आया 12 जुलाई को, उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम आई, और अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी रोशनी में फौरी तौर पर फैसले करे, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत वाकई हेड ऑन जा रही है जुडिशरी के सामने? सर, आप बार बार पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है, मतलब सायरा बानो, मतलब मैं अवाम की नुमाइंदगी कर रही हैं।
आपकी सियासी बसीरत है, आप पार्लियामेंट में बैठी रही हैं, आप पार्लियामेंट में रही हैं, आपके राजा रियाज साहब आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं, आप उनके पीछे बैठती रही हैं ऑपोजिशन। आप ये बार बार ना क्या करें, मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमें तो हर बार चूना लगता रहा है। तो अब क्या लगता है, देखें अच्छा, जो जिस तरीके से ये जो इलेक्शन हुए हैं, जो इलेक्शन देखिए, मैं बाकी सब पे कहते ना कि किसी पे क्या उंगली उठाऊं, जो यहाँ सिंध में हमारे साथ हुआ है और जो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं और जो अपनी आंखों से देखा है, तो जब फैसला हो गया कि ये माइनस, ये प्लस, तो उसके बाद उस प्लस को प्लस करने के लिए किसी हद तक भी जाना पड़े, भले वो इलेक्शन कमीशन करे, भले अदालत में बैठे हुए कुछ जजेस करें, पार्लियामेंट करे या कहीं और से करे, जो ठान ली है करना है तो करना है। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर इलियास राणा साहब, एक चीज आप मेरे प्रोग्राम में पहले भी इस पर रहनुमाई हमारी करते रहे हैं कि एक सिलसिला शुरू होने जा रहा था बातचीत का, डायलॉग का। फिर बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। फिर उस पर भी शायद आ गया कि जी वो नहीं करेंगे या वो क्यों करेंगे, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी तरफ से कहा कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी अगर करने होंगे तो मैं खुद करूंगा, अपने तौर पर करूंगा, किसी के कहने पे क्या करूंगा। अब एक तो ये कि अब एक बहुत बड़ा अरेस्ट हो गया है साबिक DGISI और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब का, और वो एक सूरत हाल भी सामने है। दूसरा, PTI के अंदर कुछ दरारें पड़ रही हैं, जिस तरह KP गवर्नमेंट में जो सवालात उठ रहे हैं उनके चीफ मिनिस्टर पर। तो ये सारी सूरत हाल में कोई अब डायलॉग आगे बढ़ सकता है या बस ठंड पड़ गई? देखिए, डायलॉग इमरान खान साहब सिर्फ फौज से करना चाहते हैं। सियासी जमातों के लिए उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को कर दिया और महमूद खान अचकज़ई ने कहा था मैं फौज से तो नहीं बात कर रहा, तो वो पीछे हट गए थे। जिस दिन उन्होंने ये बात कही उस दिन उन्होंने कहा था सपे सलाह रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा था मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद की कोई खबर नहीं आई थी। सही। अब ये हम सब दूर की कौड़ियां ला ला के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि जी ये शायद जनरल फैज़ हमीद की अरेस्ट के साथ ही ये शकील खान साहब का इस्तीफा आ गया, माद अज़हर का इस्तीफा आ गया। माद अज़हर पहले भी इस्तीफा दे चुके। मतलब हम इसको बराए अदराए तफन्नुन तो कर सकते हैं कि जी ये देखें जी दौड़ पड़ गई, लेकिन ये सारे वाकयात पहले से पार्टी के अंदर चल रही थी और बड़ी पार्टियों में मेरे हिसाब किताब में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और ये जो KP में करप्शन का है ना, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ये परवेज खटक के दौर में भी ऐसा ही हुआ था। सही। लोगों ने इनकलाब बर्पा कर दिया था, इमरान खान ने उन्हें बन्नी गाला बुलाया, उनका ख्याल ये था कि हमारी बात सुनेंगे, तो खान साहब ने उन्हें बुला के कहा कि जिसने परवेज खटक के खिलाफ जाना खड़ा हो जाए और यहाँ से निकल जाए, और वो चुप कर गए और उन्होंने जाके सेनेट में पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जिसपे वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने टिकट नहीं दिए थे। वहां बगावत पुराने से चल रही है, आज भी है। PTI के अपने लोग कह रहे हैं कि हमारा वजीर वो है जिसके पास आज भी अपनी गाड़ी नहीं है। बड़े ठीक ठाक सीनियर लोग उनकी पार्टी के गवाहियां दे रहे हैं, आतिफ भी ट्वीट कर रहे हैं। फिर आज उनके, मुझे नहीं कन्फर्म हुआ लेकिन मुझे किसी ने बताया कि असद कैसर के भाई ने भी रिजाइन शायद कर दिया या कोई कहने की बात की है, क्योंकि उसको स्पीकर बनाना तो नहीं बनाया। सही। अब ये बातें अब चल रही हैं, बड़ी पार्टियों में होती हैं, लेकिन असल इशू ये है कि खान साहब को क्या समझ आई है। एक वो शवायद है जो मैंने और आपने खुद स्क्रीनों पे चलाए हैं और देखे हैं, वो हैं लीडरशिप के कि GHQ चलना है, कोर कमांडर हाउस जाना है, रैन चेक कर दिया है, फलाना है, आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, पाकिस्तान इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आज हम कंटोनमेंट में घुस गए हैं। ये सारे पार्लियामेंटेरियन के बयानात मैंने सुनाए हैं आपको। सही, बिल्कुल। वो जो गालियां आम सोशल मीडिया पे और फॉर्मल मीडिया पे भी उस दिन चले। बिल्कुल तो सही। ये ना हमारी अदलिया को नजर आ रहे हैं, ना कोई बैठने के लिए तैयार है कि ये मुल्क जाएगा कहाँ। अनारकी है ना एक, कि किसी किस्म की अपनी अना से कोई बंदा पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो नतीजे में पाकिस्तान के लोग फंस गए हैं, पाकिस्तान फंस गया। मैं तो दरखास्त ही कर सकता हूं ना कि जी कोई तो बड़ा बने ना। ये जो 8 जजेस मुकम्मल इंसाफ देने लगे थे, ये उस दिन कहते जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि 18 में भी यही कुछ हुआ था, तो वो 18 वाले चीफ जस्टिस और 18 वाले आर्मी चीफ और आज वालों सबको कहते हैं कि जी हम अदालत में नहीं, फुल कोर्ट कमेटी में आपको बुला रहे हैं, आप बैठे और आए, रास्ता बनाएं। सही। वो बड़ा दिन था
कि आप फैसला करने से पहले बड़े फैसले करवा लेते। बिल्कुल सही। अब तो पता नहीं कैसे होगा, मैं नहीं समझ सकता। सही। सायरा बानो साहिबा, क्विकली, क्योंकि आप पिछली हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत में हिस्सा भी रहा आपका, उनके साथ भी रही, उनकी कारकर्दगी और आज की कारकर्दगी जो है, जिस तरह मतलब क्लैरिटी नहीं है कि कोई बयान कहां से चलता है जेल के अंदर से, वो किस तरह बाहर आता है, फिर चार लोग उस पर झपट पड़ते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, जो मैं कहूंगा वही फाइनल होगा, और उसके बाद अब इस तरह की सूरत हाल निकलती है कि जनाब एक बाकायदा वजीर जो है वो इस्तीफा दे देता है। तो ये आपको लगता है कि ये इसी तरह से थी पहले भी, जब हुकूमत में थे तब भी ये पार्टी ऐसे ही थी, जिस तरह अभी आमिर यासराना ने कहा कि केपी में तो ये रूटीन थी? बताती हूँ आपको, 4-5 लोग ऐसे थे, मतलब इनको देख के लगता होता था कि ये बस ऐसे ही हैं, और सबको, बहुत सारे लोगों को पता होता था कि ये जो भी इंफॉर्मेशन या खान साहब के इर्द गिर्द हैं ये सही बात नहीं बताते या कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। बाकी पार्लियामेंटेरियन बाकी थे काफ़ी सारे, मतलब उनको गिला भी रहता था इस चीज़ का। इसकी डिटेल बताती हूँ, मैं भूल जाऊंगी। आपने भी कहा कि 9 मई की शवाहिद पेश करें, आपने वीडियोस भी चलाई, आपने सब चीज़ें टीवी स्क्रीन्स पर हम लोगों ने देखी, उन सब चीज़ों पर यकीन होता अगर ये फ़ारूक हबीब और ये बाकी जो चंद लोग हैं वो जो IPPs में ना जाते, जो आप किंग्स पार्टी बना के उनका बयान चला के, कोई हवेली में से बरामद हो रहा है, कोई कहाँ से बरामद हो रहे हैं, कोई नॉर्दर्न एरिया की सैर करने के लिए गया हुआ था, उसके बाद वो उन्होंने आके IPPs किंग्स पार्टी ज्वाइन की और फिर उसके बाद वो गंगा नहा लिए। अभी भी पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग जो गए जेलों में, उसके बाद वो आ गए, उन्होंने कैंपेन भी चलाई, वो असेंबली का हिस्सा भी हैं, तो हम इस सारे अमल को कैसे शफाफ मान लें? अगर जहां पर ये थोड़ी है कि जिसने बयान दे दिया, जिसने माफी मांग ली, वो गंगा नहा लिया। कहाँ है ये वो बाकी जो नाम? अब मैं किसी का लूंगी तो फिर नाराज हो जाते हैं, फिर 3-4 तो पर्सनल मैसेज करना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो भी हुकूमत से लेके अब तक बहुत सारी चीजें हो गई, PDM की गवर्नमेंट भी देखी, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। सायरा बानो साहिबा, लेकिन बात मैं जो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या ये अना, जिस तरह आमिर यासराना ने कहा कि अना इतनी बड़ी है हर एक की कि ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं चलेंगे, इस वजह से आपको भी लगता है? तो देखिए, पूरी दुनिया में यही तो होता है कि ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े नहीं, ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। कश्मीर देख ले, फलस्तीन देख ले, अफगानिस्तान की जंग देख ले, रशिया देख ले, यूक्रेन देख ले, ये सारे झगड़े क्या मतलब? ये अना के झगड़े, बाकी एक एक कदम पीछे हटने में कोई नहीं है। सही। एक तो आप इतनी जल्दी आपके पास टाइम है, मतलब इन सारे झगड़ों में मुझे बताएं कि ये जो 25 करोड़ अवाम है उसका क्या कसूर है? आप यकीन नहीं करें, लोगों से पूछे उनकी बला से, सीट पर जो भी बैठे ना बैठे, कोई आता है कोई नहीं आता, जमहूरियत होती है, मार्शल्लाह होता है, वो भूखा ना रहे, उसके बच्चे भूखे ना रहे, उसके कारोबारी जिंदगी चलता रहे। किसी को क्या पड़ी हुई कि बैठ के हम ये सोचें कि वो क्यों नहीं आ रहा और इसको क्यों निकाला और उसको क्यों बुलाया और ये किया वो किया। हमारे अपने प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे। तो अगर आप सायरा बानो साहिबा आवाम की पल्स की बात कर रही हैं कि उनकी बला से, तो इसका मतलब कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकल पड़ेंगे अपने हकूक के लिए, राइट्स के लिए कि जी नहीं इसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए। ये सिर्फ अपने हमारी बला से बस हमारे मामला सही करो। मैं आपकी बात सही कह रही हूँ। आप अगर मुझे क्या पता कोई बुरा भला बोले, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 70%, जमीर हैदर मेरी बात सुन ले, 70% अवाम के जो मसाइल है वो रोटी से आगे निकलते ही नहीं है। आप कौन से इनकलाब की बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो इनकलाब है वो टेबल टर्न को इनकलाब कहते हैं। यहाँ पर वो इनकलाब नहीं आ सकता, वो कौम ही नहीं है हमारे पास। जी सही, चलें। अली गौहर बलोच साहब, तवज्जो वही अभी आमिर यासराना साहब ने की कि हर एक की अना बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। हम लोग कहते रहे कि इनिशिएटिव लें, बाकी मामला छोड़ें, आए रोज एक ही बात। और आज भी मियां नवाज शरीफ साहब ने वहीं से शुरू किया कि अगर वो सारी तबाही का जो भी इस वक्त तबाही हुई है मुल्क के अंदर, वो सिर्फ जिम्मेदार जो है वो 2018 की हुकूमत है, वो PTI की हुकूमत है, और फिर अगर उनको ना निकाला जाता तो ये मामला ऐसे ना होते। और ये मतलब आप लोगों को तो अब सिर्फ तवज्जो गवर्नेंस पे देनी चाहिए ना, कि चलें ठीक है जो हुआ हुआ, अब आगे अवाम की बेहतरी के लिए सोचें। उसमें मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं, बैठकर बात भी की जा सकती है।
देखिए बात ये है कि जिस तरह से पहले राणा साहब ने भी बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तो ये बात, जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी, ये देखिए ना, इंटरनेट का मसला ही हल करवा दें अली गौर बलोच साहब। देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा अपने दरवाजे खुले रहे हैं, और ये तो बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं अगर बात करूंगा तो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करूंगा, मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करूंगा जिन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए मुझे लाया था, मैं उन लोगों से बात करूंगा जिन्होंने मेरे गुब्बारे में हवा भरी थी। और आप सारी सियासी पार्टी को चोर और डाकू कहकर पुकारेंगे तो फिर आप किस तरह से अपने मामलात चलाएंगे? जब तक सियासी पार्टी के साथ ये नहीं बैठेंगे और नहीं बात करेंगे तब तक बात का सियासी हल तो नहीं निकलेगा। नवाज शरीफ साहब अपनी ज्यादतियों का जिक्र जरूर करते हैं और वो करना भी चाहिए,